अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आयशा नवाजिश और आप देख रहे हैं हमारे चैनल एक्सेल स्टडी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ उर्दू के पेपर को डिस्कस करूंगी। उर्दू के पेपर प्रेजेंटेशन और पेपर अटेम्प्टेशन और टाइम मैनेजमेंट को आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। मैं आपके साथ अपना फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम डिस्कस करने जा रही हूँ और जिसमें आप आइडिया ले सकते हैं कि आपने हेडिंग्स और सारी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है और टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है। जी तो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब, लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल एक्सेल स्टडी सेंटर को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल एक्सेल स्टडी सेंटर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारे मैसेजेस और नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलते रहें। जी तो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। सबसे पहले हेडिंग्स की बात कर लेते हैं। जो उर्दू के पेपर में आपकी मेन हेडिंग्स होंगी। जो आपका बोर्ड का एग्जाम है स्टूडेंट्स, वो आपको पता है कि फर्स्ट जो शीट होती है उसमें हेडर होते हैं और वो लास्ट तक जाते हैं। तो आप नॉर्मली नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। उसमें सबसे पहले इंशाई तर्ज हेडिंग देनी है। आपने जो मेन हेडिंग है स्टूडेंट्स, वो 605 मार्कर से देनी है। 605 मार्कर से सारी मेन हेडिंग्स देनी है और आपने अंडरलाइनिंग के लिए कंपलसरी अपने पास 605 डबल कट मार्कर रखने हैं। कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ 604 मार्कर से एक दफ़ा अंडरलाइन करते हैं और फिर सेकंड दोबारा जो ये बारीक लाइन है वो सिंपल पेन वगैरह से लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा और पेपर में पहले टाइम को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। उर्दू का पेपर थोड़ा सा लेंथी होता है, तो उसमें आपने जो अपने पेपर के टाइम को मैनेज करना है उसके लिए ज़रूरी है कि आप 605 को कट लगा लें और फिर उससे अंडरलाइन करें। जी तो स्टूडेंट, सबसे पहले इंशाई तर्ज और फिर हिस्सा अव्वल की हेडिंग आती है। नेक्स्ट जो भी आपका क्वेश्चन है आपने क्वेश्चन नंबर मेंशन करने हैं 605 से। अब जो भी उसके पार्ट्स हैं उनको करने स्टार्ट। स्टूडेंट्स, आपके जो ये पार्ट्स हैं, नेक्स्ट जैसे अशार की तशरीह का पहला क्वेश्चन होता है फर्स्ट ईयर में, तो उसमें आपने अशार को इस तरह डॉटेड फॉर्म में लिख लें। अगर आपसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा तो अशार को डॉटेड फॉर्म में लिख लें। और उसके बाद जो पैटर्न है वो शायर का नाम और नज़म का उन्वान कंपलसरी लिखना होता है। जी तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जब आपने नज़म को शायर का नाम और नज़म को उन्वान लिख लेना है तो आप इसमें हैयत और माकिज़ ये दो हेडिंग्स एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये उस सूरत में अगर आपको ये पता हो। अगर आपको नहीं पता या नहीं आती तो फिर आपने रॉन्ग मेंशन नहीं करना, रॉन्ग नहीं करना बल्कि उसको स्किप कर सकते हैं। इसके कोई मार्क्स नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने तशरीह की हेडिंग देनी है और जो फर्स्ट ईयर में उर्दू के पेपर की जो तशरीह है वो अशार जो कि नज़म का जो होता है, हिस्सा नज़म होता है, वो बंद की फॉर्म में आता है। तो उसमें आपने बंद की जो तशरीह करनी होती है वो 5 साइड्स तक होती है। तो आपने ये कंबाइन ही तशरीह करनी होती है और इसमें कोशिश करें कि जो आपके अशार वगैरह हैं उनको मार्कर से लिखें, जो हवाला जाती अशार हैं। इसी तरह कुछ वर्ड्स आप अंदर बोल्ड कर दें ताकि आपके कोई जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट उर्दू के पेपर में जो तशरीह करते वक्त एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि तशरीह करते हुए जो हवाला जाती अशार है वो आपने जब लिखने हैं तो उनको आपने 604 मार्कर से लिखने हैं। क्योंकि 605 थोड़ा सा मोटा हो जाता है तो आप उन्हें 604 मार्कर से लिख लें। और इसके अलावा बाकी अगर आपके पास कोई आयात या अहादीस वगैरह आती हैं तो उनको भी आपने इस तरह मार्कर से लिखने हैं। जब आप अशार की तशरीह स्टूडेंट्स कंप्लीट कर लें, हिस्सा नज़म जो कि फ़र्स्ट ईयर में 5 साइड्स का होता है कि 5 साइड्स की आपने ये तशरीह कर सकते हैं। और क्योंकि इसके 10 मार्क्स होते हैं तो आप नॉर्मली इतनी लेंथ हो जाए तो ये बेस्ट हो जाएगी, ये आइडियल तशरीह होगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपने जो भी मैंने आपको बताया वर्ड्स बोल्ड करने हैं और इसके अलावा जो आपकी कुछ आयात और हदीस हैं वो आपने मार्कर से लिखनी है। जब आपकी नज़म वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आपने फिर जो गज़ल का स्टार्ट हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें कि ये फर्स्ट ईयर के पेपर की लेंथ आपसे डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन जो प्रेजेंटेशन का मेथड है, जो प्रेजेंटेशन करनी है, वो मैट्रिक के स्टूडेंट्स भी बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट जब बी पार्ट है जो हमारा फर्स्ट ईयर में जो होता है वो गज़ल की तशरीह होती है और उसमें हर शेर की तशरीह आपने अलग अलग करनी होती है। जो गज़ल की तशरीह होती है इसी तरह उस शेर को भी आप डॉटेड फॉर्म में लिख सकते हैं और नेक्स्ट शायर का नाम एक ही दफ़ा लिखेंगे और उसके बाद मफ़हूम और तशरीह। गज़ल के हर शेर की फर्स्ट ईयर की जो तशरीह की लेंथ है वो 2 साइड्स होती है।
अब इसमें भी इसी तरह आपने हवाला जाती शेर ऐड करने हैं, मार्कर से लिखने हैं, और फिर नेक्स्ट ये गज़ल के मेरे पहले जो शेर की तशरीह कंप्लीट हो गई है। फिर नेक्स्ट शेर अगेन आपने लिखना है और इसी तरह आपने तीनों जो कोई से 3 अशार की तशरीह करनी होती है, जो गज़ल के अशार होते हैं उनको आपने कम्प्लीटली इसी तरह 2 साइड्स करनी है, और उसमें हवाला जाती अशार आप कंपलसरी ऐड करें, क्योंकि अगर आप सारा लिख देंगे कोई शेर ऐड नहीं करेंगे, पहली तो बात है आपकी तशरीह की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी और उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, टाइम मैनेज करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आप अपनी इजीनेस के लिए उसमें अशार ऐड कर लें, उससे आपको थोड़ा सा ये हो जाएगा कि जब आप अशार लिखेंगे उसकी लेंथ निस्बतन छोटी हो जाती है, होगी वो 2 साइड्स की ही। इसी तरह नेक्स्ट ये शेर की तशरीह कंप्लीट हो गई है, और फिर ये शेर नंबर 3 है गज़ल का, जिसको बिल्कुल उसी तरह आपने सेम पैटर्न पे अटैम्प्ट करने हैं, मफ़हूम लिखने हैं, तशरीह जो आप, क्योंकि ये एफएससी के एक डिफरेंस बताती चलूँ कि एफएससी में जो फर्स्ट ईयर में जो गज़ल की तशरीह आती है वो एक ही गज़ल से आती है, तो आपको उसमें शायर का नाम एक ही दफ़ा लिखते हैं और फिर मफ़हूम और तशरीह उसी तरह नेक्स्ट में दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं तो उनको एक बात पता होनी चाहिए कि उनकी जो गज़ल की तशरीह है वो डिफरेंट गज़ल की होती है। तो उसमें आपने क्या करना है कि हर शायर जो गज़ल आएगा जिस गज़ल में से भी आपकी वो तशरीह आई है, शायर का नाम आपने हर शेर के ऊपर लिखना है, क्योंकि हर गज़ल का जो शेर होगा उसके हर वो डिफरेंट गज़ल से आती है, तो उसमें वो डिफरेंट होगा शायर का नाम। लेकिन इसमें ये एक ही गज़ल से आता है, तो आपको वो शायर का नाम बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही दफ़ा लिख देंगे तो आपका वो मैनेज हो जाएगा जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जब आपकी ये गज़ल की तशरीह कंप्लीट हो जाएगी, ये आपकी जैसे गज़ल है तो हर शेर की 2 साइड्स की है और इसमें एंड पे आपने फुल एंडिंग लाइन ड्रॉ कर देनी है। लेकिन मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, जो लेंथ है वो गज़ल की इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए, वो 1 साइड जो सिर्फ तशरीह के लिए 1 कंप्लीट साइड काफ़ी है। अगर आप उसमें मफ़हूम वगैरह लिख रहे हैं तो वो आपका थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे मतलब जा सकते हैं, लेकिन जो तशरीह है वो 1 साइड की काफ़ी है। ये एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए 2 साइड्स की तशरीह करना कंपलसरी है। नेक्स्ट ये हिस्सा दोम स्टार्ट होते हैं और फिर जो भी उसका आपका अपने क्वेश्चन नंबर मेंशन करने हैं। क्वेश्चन नंबर मेंशन करने के बाद इसका जो पैटर्न है ये हमारे पास इसमें नज़म का खुलासा आता है। नज़म का खुलासा में आपने सिंपली उसका टॉपिक लिख देने हेडिंग की फॉर्म में और शायर का नाम लिख के स्टार्ट कर देने। जो नज़म का खुलासा है वो 8 से 12 लाइंस का होता है, वो आपने बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लिखना। 5 मार्क्स का होता है, 8 to 12 लाइंस का होता है स्टूडेंट्स, तो उसको आपने इतना ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 7, जो दरख्वास्त का होता है हमारे पास एफएससी पार्ट 1 में। इसका जो पैटर्न है स्टूडेंट स्पेसिफिक आप देख लें कि जो आपके पास बाखिदमत जनाब चेयरमैन बल्दिया शालीमार टाउन लाहौर, जो भी आपकी आएगी इसको आप मार्कर से लिख लें और फिर उन्वान कंपलसरी लिखना है दरख्वास्त का, जो भी उन्वान है। हमने ऊपर मेन हेडिंग दे दी और यहाँ पे उन्वान लिखेंगे और ये उन्वान के आपके मार्क्स भी होते हैं। उन्वान लिखने के बाद जनाबे आली और उस तरह आपने दरख्वास्त स्टार्ट कर देनी है। दरख्वास्त आपकी 1 to 1.5 साइड्स तक हो सकती है, मैक्सिमम 2 तक भी जा सकती है, लेकिन ये आइडियल है। आप इतनी लिख देंगे तो ये ठीक हो जाएगा, मतलब आपका पैटर्न आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ये 1.5 साइड तक है, लेकिन ये मैक्सिमम आप 2 साइड्स तक जा सकती है। इससे ज़्यादा लिखेंगे तो वो एक्स्ट्रा में जाएगी। नेक्स्ट जो दरख्वास्त की एंडिंग है उसकी आपने एक साइड पे जो डेट मेंशन करनी है, और जो डेट लिखने का पैटर्न है स्टूडेंट्स वो देख लें। जो भी डेट होगी और उसके बाद डैश ये और मार्च, जो उसके बाद महीना लिखना है और ये पूरा लिखना है। और जो उर्दू में आप ये जो अगर आप 8 को और 2021 को इंग्लिश में लिखेंगे तो वो भी ठीक है, लेकिन दोनों चीज़ें इंग्लिश में लिखनी होंगी। लेकिन अगर आप उर्दू में मेंशन करेंगे तो ये दोनों चीज़ें आपको उर्दू में ही मेंशन करनी होंगी। फिर लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे आएगा दरख्वास्त गुजार अहले मोहल्ला हमजा छोटी बड़ी है। ये एफएससी का दरख्वास्त का पैटर्न हो गया और लेंथ भी डिस्कस हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 6, जो कि मुकालमा निगारी है।
اس میں اسٹوڈنٹس آپ نے یہی اسی طرح جیسے ہم نے درخواست میں مین ہیڈنگ دی تھی اور اس کے بعد نیچے اس کا عنوان مینشن کیا تھا، اسی طرح مین ہیڈنگ آپ نے مکالمہ نگاری کی دینے کے بعد نیچے عنوان مینشن کرنے ہیں، اور عنوان جو بھی آپ کا ہوگا کوشچن میں مینشن ہوگا اس کو لکھنے کے بعد آپ جب کردار کی ہیڈنگ دے کے آپ لکھ دیں کہ آپ کن دو اشخاص کے درمیان مکالمہ لکھ لیں، یا کوئی دو دوست ہیں یا جو بھی آپ کے نام ہوں گے وہ اس طرح لکھ لیں اور اس کے بعد مکالمہ سٹارٹ کریں. پھر پس منظر بھی مکالمے کا ضرور ایڈ کریں اور اس کو 1 to 2 لائنز میں ڈسکرائب کر دیں کہ کیسے آپ کا مکالمہ سٹارٹ ہو رہا ہے. نیکسٹ مکالمہ آپ کا جائے گا 3 سائڈز تک آپ کا مکالمہ ایف ایس سی میں ہونا چاہیے، اور اس میں اسی طرح بہت زیادہ لمبی لائنز بھی نہ ہوں، اور اس میں آپ مکالمے میں بھی حوالہ جات ایڈ کر سکتے ہیں، اقوال اور اشعار وغیرہ اگر آپ کے پاس کوئی ہیں تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں، اور یہ 3 سائڈز تک آپ کا مکالمہ ہونا چاہیے. بالکل اسی پیٹرن پہ جانے اور جب مکالمہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اینڈنگ لائن ڈرا کرنی ہے، اور اینڈنگ لائن ڈرا کرنے کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس سوال نمبر 3 ہے، جو وہ ہے اقتباس کی تشریح. اسٹوڈنٹ جو اقتباس کی تشریح کا پیٹرن ہے وہ حوالہ اقتباس جو بھی آپ کا ڈاٹڈ فارم میں لکھنے کے بعد حوالہ متن لکھنے. اس میں سبق کا عنوان اور مصنف کا نام یہ کمپلسری ہے، اس کے بغیر آپ کی مارکس اگر آپ یہ مینشن نہیں کریں گے تو آپ کے مارکس کٹ ہو سکتے ہیں. لیکن ماخذ اور جو صنف ہے یہ آپشنل ہے، لیکن اگر آپ کو آتی ہیں تو آپ ضرور لکھیں، اگر نہیں آتا ہے تو رانگ نہیں لکھنا اسٹوڈنٹس. یا آپ دونوں اگر ماخذ اور صنف لکھتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں آتی تو رانگ مینشن نہیں کرنا. پھر یہ جو سیاق و سباق ہے اسٹوڈنٹس، یہ ایف ایس سی پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں سیاق و سباق آپ کمپلسری لکھتے ہیں، اور یہ بھی 8 to 10 لائنز کا ہوتا ہے، لیکن میٹرک میں سیاق و سباق کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ ہی کوشچن میں آپ کے مینشن ہوتے ہیں، جبکہ ایف ایس سی میں یہ کوشچن میں مینشن ہوتا ہے اور آپ نے کرنا بھی ہوتا ہے. سیاق و سباق 8 to 12 لائنز کا لکھنے کے بعد آپ نے اس کی تشریح سٹارٹ کر دینی ہے. تشریح اسٹوڈنٹ جو ایف ایس سی میں اقتباس کی تشریح کی جو لینتھ ہے وہ ہے آپ کی 4 سائڈز، 4 to 5 سائڈز تک وہ ہونی چاہیے، بس اس سے زیادہ ایکسیڈ نہ کریں. 4 سائڈز آئیڈیل تشریح ہو جائے گی اور اس کو آپ کو اچھے مارکس ملیں گے، لیکن اس میں حوالہ جات کا ہونا کمپلسری ہے. آپ حوالہ جات اشعار کی فارم میں لکھ لیں، کوئی اقوال لکھ دیں، آیات لکھ دیں، حدیث لکھ دیں، کیونکہ حوالہ جات سے آپ ہی کے لیے ایزینس ہوگی اور کہ پیپر آپ کا مینیج ہو جائے گا. تھوڑی سی وہ جگہ کور اپ ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو مشکل نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ سارا لکھتے جائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو 100% مارکس نہ ملے اور اس کے بعد آپ کے پیپر لینتھی ہو جائے گا. نیکسٹ اسٹوڈنٹ جب آپ کی اقتباس کی تشریح کمپلیٹ ہو جائے گی اینڈنگ لائن ڈرا کرنے کے بعد یہ نیکسٹ کوشچن آتا ہے سوال نمبر 8 تلخیص نگاری. جو تلخیص نگاری ہے وہ یہ ایف ایس سی پارٹ 1 کا کوشچن ہے، یہ میٹرک میں یہ کوشچن نہیں ہوتا. اس کو کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے؟ اس میں تلخیص نگاری لکھنے کے بعد عنوان آپ نے لکھنے ہیں فرسٹ ہیڈنگ، اور جو بھی آپ نے ریڈ کرنے کے بعد عنوان لکھنے، پھر تلخیص کی ہیڈنگ دینی ہے، یہ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو نیچے کرنا ہے کل الفاظ اور تلخیص شدہ الفاظ یہ بھی کمپلسری لکھنے ہیں. اسٹوڈنٹس اس کو لکھنے کے بعد یہاں پہ متبادل عنوانات سائڈ پہ 1-2 لکھ دیں تاکہ آپ کے مارکس سیکیور ہو جائیں. اگر آپ کا اوپر ٹھیک نہیں ہے یا رانگ ہو گیا تو آپ کے یہ پھر جو ہوں گے اگر یہ کریکٹ ہے تو آپ کو اس کے مارکس مل جائیں گے. نیکسٹ جو کوشچن ہے وہ ہے سوال نمبر 4. اسٹوڈنٹس آپ نے جو ایف ایس سی کے پیپر میں جو کوشچن اٹیمپٹ کرنے کا پیٹرن ہے وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ تشریح کا کوشچن پہلے کرتے ہیں یا نہیں، کیونکہ کچھ اسٹوڈنٹ سے وہ تشریح کا کوشچن اینڈ پہ کرتے ہیں کیونکہ مینیج نہیں ہوتا. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ آپ اپنے پیپر کے پیٹرن کو کس طرح سیٹ کرتے ہیں جیسے آپ کے لیے ایزی ہے. سوال نمبر 4 ہے میرے پاس اسوہ حسنہ، جو میں نے ادھر خلاصے کا سوال ہے. اس کا جو پیٹرن ہے میرے پاس ایف ایس سی میں وہ آپ سمپل ٹاپک لکھیں، جو بھی چیپٹر کا نیم ہے، مصنف کا نام، اس کا آپ کے پاس مارکس ہوتے ہیں 1 مارک. اس کے علاوہ کچھ اسٹوڈنٹ ماخذ بھی لکھتے ہیں تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، وہ کمپلسری نہیں ہے، آپشنل ہے. لکھنے کے بعد خلاصہ سٹارٹ کر دینے، اور جو خلاصے کی لینتھ ہے وہ 3 سائڈز تک ہونی چاہیے اسٹوڈنٹس ایف ایس سی کے پیپر میں. اور جب خلاصہ آپ کا اینڈ ہو جائے گا کمپلیٹ اینڈنگ لائن ڈرا کرنی ہے اور ختم کر دینا ہے. اس کو آپ نے خلاصہ 3 سائڈز تک لے کے جائیں، اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ
3 साइड्स इनफ हैं। 10 मार्क्स का है, इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से इसे देखा जाए तो ये 10 मार्क्स का होता है, उस लिहाज से इसकी 3 साइड्स खुलासे की आपने लिखनी है और ये एफएससी के लिए स्पेसिफिक है। और मैट्रिक की भी जो खुलासे की लेंथ है वो हमारी डिस्कस जो हुई थी वो यही थी कि 2 to 2.5 साइड्स तक आपका चला जाता है। कुछ हस्बाक है जो बहुत लेंथी होते हैं तो उनका खुलासा हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, बाकी ये आइडियल लेंथ इतनी ही होनी चाहिए। जी तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।